नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास जो है ये बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए है। प्लांट पैथोलॉजी की क्लास है, बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट है। उन समस्त क्वेश्चन पर यहाँ पे चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन इस बार की परीक्षा में 100% आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। सिट्रस कैंकर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नींबू का खर्रा रोग बोलते हैं, और यह रोग किसके द्वारा होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा, इसका रोग का कारक क्या है भाई? जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, और वैरायटी का नाम है सिट्राई। जो इसमें आप वैरायटी यूज होगी उसका नाम है सिट्राई। तो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सिट्राई, इसके कारण जो है नींबू का सिट्रस कैंकर रोग होता है, और ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। तो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? सिट्रस कैंकर, जो कि नींबू वर्गीय फलों में लगता है। ठीक है ना। नींबू वर्गीय क्रॉप का प्रमुख रोग है। अब आप लोग देख सकते हो, सिम्टम्स देख सकते हो कि जब जो सिट्रस कैंकर बीमारी प्लांट पर अटैक करेगी, फल पर अटैक करेगी, सिम्टम्स कहाँ कहाँ पे आएंगे? तो स्पॉट ऑफ सिट्रस कैंकर, यानी जब सिट्रस कैंकर बीमारी अपना प्रभाव दिखाएगी या प्रभावित करेगी फल वृक्षों को, तो उसके सिम्टम्स कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं? ये है नींबू का फल है। फल पर आप देख सकते हो ये लेसन दिखाई दे रहा है, ये, और ऐसे ही यहाँ पे ये सारा कुछ दिखाई दे। ये सिम्टम्स होते हैं, मतलब डॉट कलर के यहाँ पे धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है ना, कत्थई भूरे रंग के धब्बे देख सकते हो आप फिगर के माध्यम से। तो फलों पर इसने धब्बे दिखाए हैं, साथ ही साथ जो तना है यहाँ पर भी धब्बे हैं, और जो पत्ती है यहाँ पर भी धब्बे है। आथार जो नींबू की सिट्रस कैंकर बीमारी बहुत ही हानिकारक बीमारी है। इस जब बीमारी से जो प्लांट है उसका फल भी प्रभावित होगा, फलों पर सिम्टम्स आएंगे, तने पर भी सिम्टम्स आएंगे, और लीफ पर भी सिम्टम्स आएंगे। अर्थात पौधे के सभी वायवी भागों पर यह हानि पहुंचाता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सिट्रस कैंकर जो है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। इसका प्रमुख प्रभाव जो है ऊतक क्षय होता है। इस रोग का आक्रमण जो है वृक्ष की पत्तियों पर भी होता है। अभी आपने देखा पत्ती पर होगा, टहनियों पर भी होता है। आक्रमण रोग का प्रकोप जो है टहनियों पर भी होगा, कांटों पर भी होगा, पुरानी शाखाओं पर भी होगा, और फलों, यानी पौधे के जो भी वायवी पार्ट हैं, बाहरी भाग जो भी हैं, चाहे पत्ती हो चाहे तना हो, है ना, चाहे टहनियाँ हो चाहे कांटे हो चाहे पुरानी शाखा हो या फिर फल ही हो, उन सभी पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं इस रोग के। ठीक है। सबसे पहले लक्षण कहाँ पे दिखाई देंगे? पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे। धब्बे नुमा जो आकृति होगी वो दिखाई देगी, जिसके कारण क्या होते हैं? ऊतक क्षय हो जाते हैं। और ये धब्बे का वक्रीय एवं खुरदरे होते हैं। कैसे होंगे? वक्रीय आकार में होते हैं ये। धब्बे की संख्या अगर बहुत अधिक हो गई है, मान लीजिएगा रोग का प्रभाव ज़्यादा हो गया और धब्बों की संख्या ज़्यादा हो जाती, तो कभी कभी क्या होगा? नींबू फट जाते हैं। जो नींबू के फल हैं वो फट जाएंगे। ठीक है ना। रोगग्रस्त पौधे की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, पौधे अर्थात बौने रह जाएंगे, डबार पौधे रह जाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, ये हो गया सिम्टम्स। देख लीजिए आप फिगर के माध्यम से एक बार फिर आप देखेंगे, अभी आगे चल के भी देख लो। ये देखिए, यहाँ पर देख लो आप, ये रहा फल, फल पर भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये रही पत्ती, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये टहनियाँ हैं, यहाँ पर भी ये सिम्टम्स देख सकते हो आप, ये है ना। तो सारे जो भी वायवी पार्ट हो उन सभी पर इसके धब्बे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल भाई। अब बात आती है कि इस बीमारी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो नंबर एक, इसका जो बचाव है, क्या करना चाहिए किसान को? रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करके उसे जला देना चाहिए। यानी रोग से प्रभावित जो भी टहनियाँ हैं उसकी क्या, उसकी छटाई करके, उसकी प्रोनिंग करके जो है उसको क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। ठीक है ना। पॉइंट नंबर टू, नींबू का नया पौधा लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है? शुद्ध एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। जो बीज शुद्ध हों और सर्टिफाइड हों उनका ही आपको प्रयोग में करना है, जिनमें बीमारी कम लगती हैं। अगर बीमारी लग जाती है तो क्या करना चाहिए आपको? 5-5-50 बोर्डो मिश्रण का 1% घोल का आपको छिड़काव करना चाहिए, तो बीमारी से बचाव हो जाता है। अगर आप केमिकल विधि के द्वारा बीमारी का कंट्रोल करना चाहते तो आपको क्या करना है?
तो 0.3% प्लाइटॉक्स 50 का आपको छिड़काव करना चाहिए। और कुछ वैरायटी है जिनको आपको उगाना चाहिए। शंकर 2 है, शंकर 4 है और SH2 है। ये नींबू की ऐसी वैरायटी, इनको क्या करना है, इनको उगाने से क्या है, यह बीमारी नहीं लगती है। ठीक है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। इसके बाद एक और भी टॉपिक आया है आपके एग्जाम में, कई बारी क्वेश्चन आया है कि सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी मृदा का उपचार या फिर भूमि शोधन क्या है। तो मृदा उपचार का मुख्य उद्देश्य भाई क्या होगा, मृदा में उपस्थित जो भी रोगजनक होते हैं, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, रोग कारक होते हैं, मृदा में जो उपस्थित होते हैं, उनको क्या करना, उनको निष्क्रिय करना होता है। मृदा उपचार का मुख्य उद्देश्य यही होता है, जो मृदा में रोग के कारक हैं, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसको निष्क्रिय करना अथवा जड़ से मार देना, ये काम होता है सॉइल ट्रीटमेंट का। इसके लिए विभिन्न रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं, कभी कभी उष्मा का भी प्रयोग करते हैं, जिसको है ना, हीट के माध्यम से भी क्या होता है, सॉइल का ट्रीटमेंट होता है। आदि सिंचन प्रत्यय छोड़ना है। मान लीजिएगा कभी क्रॉप, आप फसल पे क्रॉप नहीं ले रहे हैं, मान फील्ड पर आप फसल नहीं ले रहे हैं, उसको प्रत्यय छोड़ देते हैं, तब भी यहाँ पे लाभ मिलता है। आजकल भूमि की रासायनिक उपचार के लिए अनेक प्रकार की रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं, धूल अथवा दानेदार रूप में मिलते हैं। भाई किस में मिलेंगे, जो केमिकल्स आते हैं वो धूल डस्ट फॉर्म में होते हैं और ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, यानी दानेदार फॉर्म में भी मिलते हैं। मृदा में इन रसायनों का प्रयोग खेत में बीज बोते समय आपको करना चाहिए। जब आप बीज की बुवाई करते हैं उस टाइम आपको सॉइल का ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर खड़ी फसल में किया जा सकता है भाई। और यह जल में घुलकर सॉइल फ्यूमिगेंट के रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब जल में घुल जाएंगे तो मृदा धूमक के रूप में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। मृदा में मृदोड़ रोगजनकों का उन्मूलन। मृदोड़ रोगजनक मतलब जो भी सॉइल वाले बैक्टीरिया हैं, जो सॉइल में छिपे रहते हैं, जिनका रोग का कारक है ना, तो मृदा जनित जो भी बीमारियां होंगी वो बीमारियां नहीं होंगी अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट करते हो। तो भूमि उपचार करने से जो भी मृदा जनित बीमारी होती हैं वो बीमारी नहीं होंगी। इस विधि का प्रयोग गमलों में कर सकते हो आप, नर्सरी जहाँ पे आप नर्सरी प्लांट कर रहे हो, ग्रो, वहाँ पे भी कर सकते हो। पादप ग्रहों की मृदा को उपचारित करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हो सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीड ट्रीटमेंट क्या है, बीज शोधन। फसलों के बीजों, कंदों एवं शल्क कंदों, कलमों एवं अन्य रोपण पदार्थों के भीतर अथवा उसकी सतह पर उपस्थित रोगजनकों का उष्मा, गैस या रसायनों के द्वारा उपचारित किया जाना चाहिए। यानी ये होता है, अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हो, बीज उपचार करके बीज की बुवाई करते हो, तो क्या होता है कि जो भी बीज जनित बीमारियां हैं वो बीमारी नहीं होंगी। बहुत सारी बीमारियां बीज जनित होती वो नहीं होंगी। इस विधि को रोगजनकों के उन्मूलन द्वारा अपहरण किया जाता है। इन उपचारों द्वारा रोगजनकों को नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। और अगर आप सीड ट्रीटमेंट करके बीज बुवाई करोगे बीज की, तो होता क्या, किसी नई जगह पे जब बीज की बुवाई की जाती है जहाँ वो बीमारी नहीं है, तो वहाँ बीमारी वो नहीं फैलेगी। इससे बीमारी के कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो सीड ट्रीटमेंट करके हमेशा बीज को बोना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां बीज जनित होती हैं, अगर आप बीज का उपचार करके बुवाई करोगे तो बीमारी नहीं होती हैं। सो ये थी आज की क्लास, बहुत ही सही क्लास थी आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।